गाज़ा से जो खबरें हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। ख़ासकर वो जो 20 जुलाई को हुआ, सहायता बांटते वक्त जो गोलीबारी हुई, इसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। हमारे पास कई स्रोत हैं, न्यूज़ रिपोर्ट्स हैं, यूएन के बयान हैं, और जो लोग वहाँ थे उन्होंने जो बताया वो भी है। आज हम कोशिश करेंगे कि ज़रा इसकी तह तक जाए कि आखिर हुआ क्या था उस दिन और इसके मायने क्या हैं, दूर तक क्या असर होगा इसका। तो सबसे पहले 20 जुलाई की सुबह क्या हुआ? मुझे जहां तक पता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम WFP, उनके करीब 25 ट्रक थे खाने के। जी हाँ, 25 ट्रक का काफिला था। ये जिकिम बॉर्डर क्रॉसिंग के रास्ते से नॉर्थ गाजा में जा रहा था। और जैसे ही ये ट्रक अंदर पहुंचे, हाँ, तो वहाँ हजारों लोग जमा हो गए। जाहिर है कई दिनों से खाने को नहीं मिला था, तो वो सब सहायता पाने के लिए इकट्ठा हो गए। लोग कह रहे हैं कि भीड़ बिल्कुल शांति से हाथ ऊपर उठाए हुए ट्रकों की तरफ बढ़ रही थी। हाँ, चश्मदीदों के बयान तो यही बताते हैं। लेकिन फिर गड़बड़ हो गई। काफिले से करीब 200 मीटर दूर अचानक गोलीबारी, कथित तौर पर इजरायली सेना की तरफ से फायरिंग शुरू हुई। रिपोर्ट्स में स्नाइपर राइफल्स का जिक्र है, टैंक्स का, और शायद ड्रोन भी इस्तेमाल हुए। और इससे भगदड़ मच गई होगी, जाहिर है। बिल्कुल, भगदड़ मच गई और इसका नतीजा बहुत भयानक था। कितना? आंकड़े क्या कहते हैं? गाजा का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनके मुताबिक अकेले जिकिम में उसी जगह पर 93 लोगों की मौत हुई। 93? ओह जी, और 150 से ज्यादा लोग घायल हुए। और ये सिर्फ जिकिम की बात है। आसपास के दिनों में गाजा में दूसरे सहायता पॉइंट्स पर भी करीब 32 और मौतें हुई हैं। ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, और देखिए संयुक्त राष्ट्र का जो मानवाधिकार ऑफिस है, OHCR जिसे कहते हैं, उन्होंने भी ये माना है कि मई से, जब से वो GHF वाला नया सिस्टम शुरू हुआ है ना, हाँ। GHF, गाजा मानवीय फाउंडेशन जी। तो जब से वो शुरू हुआ है तब से अब तक सहायता लेने की कोशिश में आप सोचिए 1000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा सहायता लेते हुए। जी हाँ, और इनमें से करीब 800 तो GHF साइट्स के पास ही, और बाकी लगभग 288 वो संयुक्त राष्ट्र के काफिलों के पास मारे गए। ये आंकड़े बहुत ही गंभीर हैं। ये सब सुन के दिमाग में आता है कि ये नौबत आई कैसे, इसके पीछे क्या चल रहा था जिसने ऐसे हालात बना दिए। हाँ, ये समझना जरूरी है। देखिए, 2025 की शुरुआत से ही गाजा में नाकाबंदी और घेराबंदी चल रही है इजराइल की तरफ से, जिसकी वजह से खाना, पानी, दवाइयाँ, इन सब चीजों की सप्लाई पर बहुत ज्यादा रोक है। बिल्कुल, बहुत मुश्किल हो गया इन चीजों का अंदर जाना। और अस्पतालों से खबरें आ रही हैं कि बच्चे बड़े गंभीर कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, भूखमरी जैसी हालत है। और मई में वो GHF सिस्टम शुरू हुआ था, अमेरिका के सपोर्ट वाला इजरायली प्रोग्राम, उसकी भी तो आलोचना हो रही थी। जी, काफी हो रही है। आलोचक कह रहे हैं कि इसकी वजह से आम लोगों को बड़े खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है मदद के लिए। और वहां सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। वही बात है, सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई है। इसका एक कारण ये भी है कि गाजा में जो लोकल प्रशासन का ढांचा था वो लगभग ढह चुका है, तो हालात और बिगड़ गए हैं। और इस 20 जुलाई की घटना पर इजरायली पक्ष क्या कह रहा है? उनके बयान कुछ अलग हैं? हाँ, यहाँ पर विरोधाभास है। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि उनके सैनिकों को भीड़ से खतरा लगा, तो उन्होंने सिर्फ चेतावनी के लिए गोलियां चलाईं। अच्छा, चेतावनी के लिए? हाँ, उनका ये दावा है। लेकिन जो लोग वहां थे चश्मदीद? बिल्कुल, जो चश्मदीद हैं वो लगातार यही बता रहे हैं कि गोलियां सीधी चलाई गईं उन लोगों पर जो निहत्थे थे और हाथ ऊपर करके सिर्फ खाना लेने की कोशिश कर रहे थे। ये दो बिल्कुल अलग बातें हैं, सुरक्षा का दावा और दूसरी तरफ निहत्थे लोगों पर सीधी फायरिंग के आरोप। इस पर दुनिया भर में प्रतिक्रियाएं कैसी रहीं? प्रतिक्रिया बहुत तीखी थी। संयुक्त राष्ट्र की जो एजेंसियां हैं, WFP, OHCR और UNRWA, सब ने हिंसा की कड़ी निंदा की है। UNRWA जो फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए काम करती है। जी, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि ऐसे हालात में गाजा में सहायता पहुंचाना अब लगभग नामुमकिन हो गया है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देशों ने क्या कहा? वहां भी काफी गुस्सा था। 20 से ज्यादा देशों ने मिलकर एक बयान जारी किया। उसमें युद्ध विराम की मांग की गई और नागरिकों की सुरक्षा की बात कही गई। पोप ने भी इसे बर्बर हिंसा कहा। और इजरायली सरकार की क्या प्रतिक्रिया थी इस सब पर? इजरायली सरकार ने मौतों की संख्या पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि आंकड़े सही नहीं हैं और सहायता वितरण में जो दिक्कतें आ रही हैं उसके लिए हमास को जिम्मेदार ठहराया। अच्छा। और उन्होंने UN पर भी आरोप लगाया कि वो सुरक्षा के जो नियम थे उनका पालन नहीं कर रहे थे। तो हर तरफ से अलग अलग बयान, आरोप प्रत्यारोप। लेकिन अगर हम थोड़ा हटकर देखें तो ये पूरी घटना हमें क्या दिखाती है? देखिए, ये साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे भूखमरी
या भोजन की कमी एक हथियार बन सकती है। जब खाना देने से इनकार किया जाए या उसे इस तरह खतरनाक तरीके से बांटा जाए कि वो जानलेवा बन जाए। मतलब सहायता पहुंचाना ही खतरनाक हो गया है। हाँ, और ये उन सुरक्षित मानवीय गलियारों की बात को भी बिल्कुल खारिज करता है। वो गलियारे अब हैं ही नहीं। जब लोगों को अपनी जान दांव पर लगानी पड़े सिर्फ इसलिए कि उन्हें यूएन या किसी और संस्था से खाना मिल सके, तो ये एक बहुत बड़ी एक प्रणालीगत विफलता है। सिस्टम फेल हो चुका है नागरिकों की सुरक्षा करने में, खासकर तब जब अकाल जैसी स्थिति बन रही हो। ये मौतें उसी नाकामी का सबूत हैं। तो ये सब हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के सामने खड़ा करता है। बिल्कुल। सवाल यह है कि जब मानवीय जरूरतें और सुरक्षा की चिंताएं ऐसे टकराएं और जब भरोसा, आपसी विश्वास बिल्कुल खत्म हो चुका हो, तो फिर उन लोगों तक जरूरी मदद सुरक्षित तरीके से आखिर पहुंचाई कैसे जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी होगा, न सिर्फ गाजा के लिए बल्कि दुनिया भर में भविष्य में होने वाले मानवीय सहायता के कामों के लिए भी। जी हाँ, बिल्कुल। ये भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा सबक और चुनौती